Yeah, in today's class we are going to talk about what? In today's class we are going to talk about किंग लियर। किंग लियर जो प्ले है उसको लेकर के बात करेंगे। जब हम उसको लेकर के बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर कि जो किंग लियर है यह भी शेक्सपियर का फोर ग्रेट ट्रेजिडीज में से ही आया हुआ है, कहीं अलग से नहीं है। और जो किंग लियर की डेट है वो 1605 ईस्वी है। किंग लियर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो किंग लेयर थे उनके अपने जीवन की कहानी, उनके अपने परिवार की कहानी। तो इसमें किसी भी तरह का एनमिटी इस तरह का नहीं है कि कोई नेबरिंग किंग है वो किंग लियर का कत्ल कर दिया हो, या हॉस्टिलिटी बिटवीन मीन्स किसी तरह का नेबरिंग किंग का कोई हॉस्टिलिटी एनमिटी नहीं है। यह एक ऐसी ट्रेजिडी है जो कि डोमेस्टिक ट्रेजिडी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक बूढ़ा बाप जब अपने जो है साम्राज्य का बंटवारा तीन बेटियों में करता है तो क्या यह गलती थी, यह सही डिसीजन था, यह उसकी कहानी है। और जब तक वह सत्ता में रहता है तब तक उसका बोलबाला है। जैसे ही वह सत्ता से बाहर आता है तो वह एक लाचार बादशाह है। हम वर्ड तो बादशाह कर रहे हैं, बादशाह लाचार तो नहीं होता जब तक वह सत्ता में है। लेकिन सत्ता से उतरने के बाद वही इंसान जिसकी एक आदेश पर जो है उसके साम्राज्य के हर कोने में उसके आदेशों का पालन होता होगा, वही शायद जो है अपनी अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए जो है बहुत बेबस है और लाचार है। तो एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसकी तीन बेटियां हैं, जिसकी तीन औलादें हैं, लेकिन उन तीन औलादों का नेचर अलग अलग है। और जब तक उनको वो चीज नहीं मिल जाती, मैं यहाँ पे भी कहूंगा एम्बिशन है। और यह एम्बिशन जो है जो मैकबेथ में हमने एक पुरुष में देखा था कि राजा बनने की कहानी, जो हमने एक औरत में देखा था लेडी मैकबेथ में रानी बनने की कहानी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो किंग लियर की दो बेटियों में, एक का तो नहीं कहा जा सकता लेकिन दो बेटियों में आपको जरूर ये देखने को मिलेगा कि दे हैव आल्सो एम्बिशन। और उनका एम्बिशन यही है कि बाप के साथ का साम्राज्य मुझे मिल जाए। और उस साम्राज्य को लेने के लिए उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की। दे डिडंट मेक एनी प्लान टू किल किंग लियर या टू मर्डर किंग लियर, नो नॉट एट ऑल। एक दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि समाज में जो वाहवाही का जमाना रहा होगा, उस वाहवाही के जमाने में अगर आप नवाबों वाला शौक रखते हैं इन द सेंस कि आप बादशाह हैं और बादशाह होने के नाते अगर आप में विजडम नहीं है, अगर आप डिसीजन मेकर नहीं है, और अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपका सिंहासन कभी भी आपको जो है उससे उतार दिया जाएगा। और कभी भी जो है आप क्या हो सकते हैं, एक लाचार इंसान की तरह, एक आम आदमी की तरह आप सड़क पर आ जाएंगे। तो यह उसकी कहानी है जिसमें बहुत दर्द है। खास करके मैंने बताया कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कोई ना कोई ऐसा आपको कैरेक्टर मिल जाएगा जिसके प्रति सबसे ज्यादा सिंपैथी आपकी होगी। अगर हैमलेट में ओफिलिया के प्रति आपकी सिंपैथी है, और ओथेलो में डेस्डिमोना के प्रति सिंपैथी है, ये सब इनोसेंट क्रिएचर है। वो सब इनोसेंट क्रिएचर, उनका कोई दोष नहीं, वो दोष रहित है। बस इतना है कि उनका लक उनके फेवर में नहीं है, देवर अनलकी। ऐसी ही कुछ कहानी किंग लियर की एक बेटी है जिसके साथ होता है। तो एक बादशाह जो एक बेबस इंसान के रूप में भी है, और एक डिसीजन मेकर, वो डिसीजन गलत है या सही है, ये उसकी कहानी है। और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान की कहानी है जो आपको देखेंगे कि ह्यूमन नेचर के पर्सपेक्टिव से वी फाइंड इन आवर सोसाइटी। सो वी डोंट हैव टू टेक ओनली कि यह एक स्टोरी है, नो नॉट एट। मैंने बताया कि शेक्सपियर का हर कैरेक्टर एक एक जिंदा दिल इंसान है या एक आदमी है। शेक्सपियर का हर कैरेक्टर आपको अपने बीच में पाएंगे। वह आपकी कहानी हो सकती है, दूसरे की हो सकती है, आपके परिवार से जुड़े हुए किसी आदमी की कहानी हो सकती है, आपके जिस माशरे में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहां से आपको जो तरबियत मिल रही है, जो एजुकेशन मिल रहा है, यह उस सोसाइटी, उस समाज की कहानी हो सकती है। और आपकी अपनी जिंदगी का अक्स, आपका अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन वहां पे देखने को मिलेगा। सो सच अ थिंग वी फाइंड। तो अल्टीमेटली वही मैंने बताया कि जब आप बात करते हैं खास करके इस प्ले को लेकर के, तो इस प्ले का एक अगर जो कहा जाए कि जो डिस्क्रिप्शन है कि उसको कितने खूबसूरत ढंग से उन्होंने इसको बताया है या कैसे उन्होंने डिस्कस किया है, तो यू विल कम टू नो कि पूरा का पूरा एक सिचुएशन है
और उस सिचुएशन में जो सॉरी जो यूके का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे आपका स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड जो चल रहा था, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग प्लेस में, खासकर मैकबेथ में, अगर हमें स्कॉटलैंड देखने को मिलता है, हैमलेट में डेनमार्क देखने को मिलते हैं, ओथेलो में वेनिस देखने को मिलता है। तो ये जो कहानी है, यह जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो उसी ब्रिटेन की कहानी है, जहाँ का एक किंग है और वो किंग किंग लियर है। उसने क्या डिसीजन लिया, उसके साथ क्या होता है, ये पार्टिकुलर चीजें हमें समझना है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू विल कम टू नो रेगॉन, सॉरी, जो प्ले है वो पब्लिश होता है 1605 में। 1605 का मतलब मैंने आपसे पहले भी बताया था कि शेक्सपियर का जो थर्ड फेज है, यह उसमें आएगा। और जो इसका सोर्स है वो हॉलिंसेट का क्रॉनिकल है, क्योंकि किंग लियर अगर आप देखेंगे को वहां के बादशाह रहे होंगे, और उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है, तो सोर्स भी उसका हॉलिंसेट का क्रॉनिकल ही है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स है जो हमें समझना चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो किंग लियर है, यह एक तरह का सोशल ट्रेजिडी है, एक तरह का सोशल ट्रेजिडी है। और एक ऐसी ट्रेजिडी है जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल है, इसको आप टाइम और प्लेस में नहीं बांध सकते। यूनिवर्सलिटी का मतलब कि इट्स अप्लीकेबल एवरीवेयर। वी नो इट वेरी वेल कि हर आदमी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह फैमिली का हेड होता है, और फैमिली के हेड होने के बाद एक ऐसा समय आता है जब उसको ये जिम्मेदारी अपने बच्चों को देनी पड़ती है। और जितनी भी फैमिलीज हुई है, ऐसा कोई खासकर इंडिया में ऐसा बहुत मुश्किल में होगा कि कोई फैमिली उसका अपना जो प्रॉपर्टी रहा हो, अगर दो बच्चे हैं तो उनमें बंटवारा ना हुआ हो। तो ये बंटवारा क्या जो फादर करते हैं, जो एक समय फैमिली के हेड होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को अल्टीमेटली ही आर शी गिव्स, जो भी है ही आर शी गिव्स टू अदर। जब भी वो अपने बच्चों को देते हैं तो उनका डिसीजन क्या है, क्या यह सही है या आपका जो है गलत डिसीजन है, इस पार्टिकुलर चीज को लेकर भी समझने की जरूरत है इसमें। यही सेम चीज हम यहाँ पर पाते हैं। और इस चीज की जो शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर को लेकर के बात करेंगे। और जब कैरेक्टर को लेकर के बात करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने भी कैरेक्टर है, they all are aristocratic, means they are aristocratic characters, they belongs to upper class society or aristocratic family, but they are human beings। वे भले भी से एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वे क्या है, वे ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का सीधा सा मतलब यही है कि वो जो उनका जो नेचर है, वे वह हर आम इंसान जैसा है। मैंने कई बार कहा, दे क्राई, they weep, they smile, they enjoy the life, they have tears, they have so many issues, so many problems, they have family, सब तमाम चीजें हैं। हो सकता है कि जो है बीइंग अ किंग, उनकी जिम्मेदारी आपसे काफी बड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास परिवार नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास और जो है नातेदार रिश्तेदार नहीं है, या उनको अपनी जिंदगी उस तरह से नहीं। दे आर नॉट एंजल, पहली बात तो दे आर नॉट एंजल, दे आर नॉट सेटन, दे आर किंग। और किंग होना उनका डेजिग्नेशन है। और यह जो डेजिग्नेशन है, ऐसा नहीं है कि यह उनको इंसान से ऊपर ले जाता है। केवल डेजिग्नेशन में वे जो है आपसे ऊपर या हमसे ऊपर हो सकते हैं, लोअर क्लास पीपल से ऊपर हो सकते हैं, अपर क्लास पीपल से ऊपर हो सकते हैं, बट दे आर व्हाट, दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक यू लाइक मी, हम सब जैसे जो है ही है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो किंग है, जो आप कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ प्रोटेगोनिस्ट भी है, वही वही सेंट्रल कैरेक्टर भी है। 80 ईयर्स ओल्ड है, लगभग 80 साल के आसपास का उनका उम्र है। उनकी अपनी 3 बेटियां हैं, और यही तीनों बेटियों से ही पूरी कहानी शुरू होती है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे कितना चाहती हो, कितना प्यार करती हो, तो उन सारी बेटियों ने, कुछ उनमें से दो ने चिकनी चुपड़ी बातें की, उसके आधार पर साम्राज्य का बंटवारा हुआ, उसके आधार पर साम्राज्य का बंटवारा होता है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये चीज है कि जब पार्टिकुलर डिसीजन लिया जा रहा है, जो पार्टिकुलर डिसीजन उस समय लिया गया, या जो पार्टिकुलर डिसीजन जो टैकल किया गया, उस पार्टिकुलर चीज में आप ये देखते हैं कि 2 बेटियां, जिनमें से एक बेटी गॉन्ड्रिल, और उसके बाद आपका रेगॉन, और एक और बेटी उनकी जो कॉर्डेलिया है, उनमें से 2 बेटियों का नेचर अलग है। 2 बेटियां कैसे जो है किंग के क्वेश्चन का जवाब देती है, ये पार्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट है। आप ये देखेंगे कि जो गॉन्ड्रिल है, वह क्या है, एल्डेस्ट डाटर है। शी वॉज द एल्डेस्ट डाटर ऑफ द किंग।
और उसकी जो शादी है ड्यूक ऑफ एल्बेनी से होती है। मेरी चीज को ध्यान में रखिएगा, गॉनरिल किंग की बड़ी बेटी है और उसकी शादी ड्यूक ऑफ एल्बेनी से होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और उसकी तुलना लेडी मैकबेथ से की जाती है। अगर उसकी तुलना लेडी मैकबेथ से की जा रही है तो पता चल सकता है कि उसका नेचर कैसे है। उसका नेचर लेडी मैकबेथ जैसे ही होगा, या वह एम्बिशस होगी, वह कैसे अपने फादर के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ये पार्टिकुलर चीज आप अच्छे ढंग से, इफ यू वॉच मूवी, इफ यू सी मूवी, यू कैन कम टू नो। ऑलरेडी यू हैव गॉन विद दिस स्टोरी, घरों में भी सुनाई जाती है, तमाम बताई जाती है कि किंग लियर थे, उनकी 3 बेटियां थी, राजा ने कहा कि तुम हमको कितना चाहते हो। उनके द्वारा दिए गए चिकनी चुपड़ी स्टेटमेंट पर या बातों पर उन्होंने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। तो उनमें से एक बेटी कौन है? गॉनड्रिल है, जो कि क्या है, वाइफ ऑफ ड्यूक एल्बेनी है। और अगर देखा जाए तो वह एक तरह से विलेन का भी रोल करती है फीमेल कैरेक्टर्स में। और वह जो है, किससे तुलना की जा सकती है उसकी? लेडी मैकबेथ से। ये कहानी एक कौन सा किरदार है? गॉनड्रिल। दूसरी जो बेटी है वो आपका क्या नाम है? उसका नाम है रेगन, REGAN। रेगन की जो मैरिज होती है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से होती है। रेगन की जो मैरिज है वह किससे होती है? ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से। जब उसका ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, इसका मतलब कि उसका जो बेटर हाफ है वह जो है कॉर्नवाल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है। पहले का जो बेटर हाफ है ड्यूक ऑफ एल्बेनी है। ड्यूक एक बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि प्रिंसेस रही है, राजा की बेटियां रही है, तो मैरिज भी ऐसे ही घरानों में हुई होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेगॉन रही है और जो गॉनरिल रही है, इनका नेचर लगभग एक जैसा रहा है। थोड़ा सा कोई ज्यादा होगा, कोई बड़ा कम होगा, यही इतना हो सकता है। लेकिन दे वर एम्बिशस, and what happened? They only flattered with the king, and king took the wrong decision, and you will come to know how they exploited their father. तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। एक जो तीसरी बेटी है जिसका नाम है कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया जो है उनकी तीसरी बेटी है, यंगेस्ट डॉटर है। और कॉर्डिलिया की जो मैरिज होती है ड्यूक ऑफ फ्रांस से होती है। मैं फिर से आपको बता दूं कि गॉन्ड्रिल की मैरिज ड्यूक ऑफ एल्बेनी, बड़ी बेटी की शादी। दूसरी बेटी रेगन, रेगन की शादी ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। तीसरी जो बेटी है कॉर्डेलिया, उसकी जो मैरिज हुई है ड्यूक ऑफ फ्रांस से हुई है। तो ये 3 कैरेक्टर, 3 बेटियां जिनकी मैरिज होती है, आपको ध्यान में रखना है। 2 का नेचर मैंने पहले ही बता दिया। जो सबसे सही है, जो प्योर है, जिसका सोल प्योर है, जिसका हार्ट प्योर है, वो अगर कोई है तो उनकी यंगेस्ट डॉटर है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम कार्डिलिया है। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना है कि कुछ और कैरेक्टर्स भी रहे हैं जो हमें ध्यान में रखना है। एक कैरेक्टर है अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है, यह एक तरह से सीनियर कोर्टियर है इन द कोर्ट ऑफ किंग लियर। यह एक सीनियर कोर्टियर है इन द कोर्ट ऑफ किंग लियर, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। तो यू विल कम टू नो कि इस प्ले में एक सब प्लॉट भी चलता है। और जो सब प्लॉट चलता है, एक दूसरे घर की कहानी, मेन कहानी तो राजा और उनकी तीनों बेटियों की है। लेकिन उसी के पैरेलल एक दूसरी कहानी उनके दरबार में, और उनके दरबार में जो एक कैरेक्टर है उसके अपने बेटों को लेकर के है, जहां पे उसी के पैरेलल एक दूसरी कहानी चलती है। तो रिमेंबर दैट कि अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर जो है ये क्या है? द मोस्ट सीनियर कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ किंग लियर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एक और कैरेक्टर है अर्ल ऑफ केंट, EARL, अर्ल ऑफ केंट। अर्ल ऑफ केंट जो है यह फिलोसफिकल एंड डेयरिंग कोर्टियर है। फिलोसफिकल एंड डेयरिंग कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ किंग लियर। तो अर्ल ऑफ केंट की बात हो गई, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर की बात हो गई। एंड यू विल कम टू नो कि जो एक और कैरेक्टर है वह है क्यूरॉन। क्यूरॉन को लेके पूछा जा चुका है। क्यूरॉन ने जो है क्लाउनिस का रोल अदा किया है, जो कि किंग लियर के लिए एक तरह से उनको हंसाने का, या आप कह सकते हैं कि उनके साथ जोक वगैरह करने का, या उनका मन बहलाने का काम किया। क्यूरॉन, CURAN। एक राजा, उसके दरबार की जो शान शौकत होती है, उसके हिसाब से जैसे दरबार सजता है उसी हिसाब से सारे के सारे कैरेक्टर्स भी हैं। बेटियां हैं, बेटियों की मैरिज अच्छे घराने में होती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि दरबार में
उम्र दराज भी, यंग ब्लड भी, और साथ ही साथ जो है मनोरंजन के लिए क्यूरान जैसे कैरेक्टर की भी मौजूदगी हम देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि एक है ड्यूक ऑफ बरगैंडी। ड्यूक ऑफ बरगैंडी है, जो ड्यूक ऑफ बरगैंडी है ये क्या है? ड्यूक ऑफ बरगैंडी ही इज अ, वो जो है आए थे शादी का प्रस्ताव लेकर के कॉर्डिलिया के लिए, ड्यूक ऑफ बरगैंडी। लेकिन एनी हाउ वो चीज सेटल नहीं हो पाता। ड्यूक ऑफ बरगैंडी कार्डिलिया को प्रपोज करते हैं, लेकिन कॉर्डिलिया की मैरिज ड्यूक ऑफ फ्रांस से होती है। एक और चीज ध्यान में रखना है कि अल्बेनी नाम का कैरेक्टर है, और ये जो अल्बेनी नाम के कैरेक्टर है, वो भी है, और यू विल कम टू नो कि लास्ट में जो है यही संभालेंगे गद्दी को, अल्बेनी अल्बेनी जो कैरेक्टर है। तो हियर यू फाइंड दैट कि एक पार्टिकुलर चीज है कि एक ऐसा किंग जिसका अपना उम्र हो चुका है, और हर फादर ये सोचता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव टू गिव माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई sons or daughters. The same decision was taken by whom? The same decision was taken by King Lear. We know it very well. He had three daughters. उनके पास कोई बेटा नहीं है, तीन बेटियां हैं। जब वो तीन बेटियों को बुलाते हैं और जो भी उन्होंने कहा हो कि नाउ आई बिकेम ओल्ड, आई वांट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी, आई वॉन्ट टू गिव माई ड्यूटी, या मैं अपने साम्राज्य का बंटवारा आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। ही आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ मच डू यू लव मी, हाउ मच डू यू केयर मी। तो उसमें से जो जिसका आंसर जितना बेहतरीन होगा, जितना खूबसूरत होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, हम साम्राज्य का बंटवारा करेंगे। ये पार्टिकुलर चीज होती है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या यह जो तरीका था, एक बीइंग अ किंग, बीइंग द हेड ऑफ अ नेशन, क्या यह तरीका एक सही तरीका है? क्या इस तरह से चीजों का किया जाना चाहिए कि कोई आपको प्लीज कर दे, तो प्लीज्ड करने से, अपनी बातों से प्लीज्ड कर दे, तो उसको क्या किया जाए, उसको जो है खुश होकर के ये दे दिया जाए कि तुम इतनी मोहरे ले जाओ, तुम्हें ये साम्राज्य दे दिया गया, तुम्हें ये कर दिया गया। तो वो तो क्या करेगा, बगैर मेहनत के केवल चिकनी चुपड़ी बातें करके वो क्या करेगा, ही विल अर्न, ही विल गेट, या शी विल गेट किंगडम, और एक ही रात में वह काफी पावरफुल हो जाएगा। But the person who is doing hard labor throughout the day, what are they getting? एक क्वेश्चन ये भी है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, बट व्हाट आर दे गेटिंग? सो बीइंग अ किंग, क्या इज इट द मीन्स प्रॉपर वे टू डिवाइड द किंगडम एमंग थ्री डाटर्स? फिर एक डाटर को कुछ भी ना देना। जो यंगेस्ट डाटर है वो ये कहती है कि आप मेरे फादर हैं, और जितना एक बेटी को अपने फादर को चाहनी चाहिए उतना मैं आपको चाहती हूँ, क्योंकि मैरिज के बाद मेरा लव जो है कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के लिए भी होगा। लेकिन बीइंग अ फादर, एक बेटी की जो जिम्मेदारी है वो, अब इससे जो है अगर किंग नाराज हो जाते हैं, कॉर्डेलिया को खुश नहीं देते हैं, तो हम इसी से समझ सकते हैं कि किंग का अपना क्या जो है डिसीजन था। और फिर उसके बाद आप उस किंग को केवल किंग के रूप में ना देखिए, आफ्टर इट यू विल कम टू नो जो किंग है उनकी हालत क्या होती है। अब मैन, जो कि आप कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ मोनार्की, अ मैन सिंबल ऑफ, यू कैन से कि डिक्टेटरशिप, या एक पूरा का पूरा उनका अपना पूरा किंगडम, ओनली वन पर्सन हु वाज टेकिंग डिसीजन या डिसीजन मेकर। अब कितने हो गए? अब वो डिसीजन जब हट गया तो दो डिसीजन मेकर हो गए, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, ये मेरा साम्राज्य, ये आपका साम्राज्य, ऑल दीज थिंग्स वी फाइट। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वह ये है कि हाउ द किंग हैज बीन ट्रीटेड, हाउ द किंग हैज बीन ट्रीटेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वेन यू फाइंड दैट, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर देता भी है और ईश्वर छीन भी लेता है या सब कुछ ले लेता है, ये भी कभी कभार जो स्टेटमेंट कहा जाता है कि इसी दुनिया में ईश्वर जो है लोगों को राजा भी बनाता है और रंक भी बनाता है। तो एक ऐसा बादशाह जिसको बादशाह के भी रूप में देखा गया और जिसको रंक होते हुए भी देखा गया, लेकिन बाद में
उसके फेवर में वही बेटी खड़ी होती है जिसको उन्होंने कुछ नहीं दिया था। और जब वो बेटी खड़ी होती है तो उसके साथ कितना ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, उसको अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ती है या उसका अपना मर्डर कर दिया जाता है, उसको हैंग कर दिया जाता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियर ऐसे कैरेक्टर को क्यों चुनते हैं। व्हाई डिड ही चूज ओफिलिया, व्हाई डिड ही चूज डेस्डीमोना एंड व्हाई डिड ही चूज कॉर्डेलिया। ये जो भी कैरेक्टर्स रही है, इस तरह के कैरेक्टर को चूज करने के पीछे क्या रीजन था। परहैप्स वो ये दिखाना चाहते हैं कि इसी सोसाइटी में इफ यू फाइंड गॉनड्रिल, इफ यू फाइंड रेगान, दे आर द वर्ड, दे आर द सिस्टर्स, और कॉर्डिलिया भी उनकी बहन है। लेकिन इसी फैमिली में अगर दो का नेचर अलग है तो एक का अलग है। और वो लक पर विश्वास करते हैं। शायद एलिजाबेथन एज में एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अगर कैरेक्टर इज डेस्टिनी, जो कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की एक खासियत है कि अगर ट्रेजिक फ्लॉ आपका है, आपका जैसा कैरेक्टर होगा वैसे ही आपके साथ होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कॉर्डेलिया का कैरेक्टर गड़बड़ था। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर उस कैरेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो चरित्र को लेकर के उछाला जाता है। कैरेक्टर इन द सेंस कि उसका नेचर, उसका नेचर तो कहीं से गड़बड़ नहीं था। वो एक गुड गर्ल, बट अल्टीमेटली when the father was in crisis, she stood in favor of her father, and you will come to know what happened with that lady, what happened with that daughter. ये एक सबसे पैथेटिक सिचुएशन होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें समझने की जरूरत है। क्यूरॉन को मैंने बताया, और मैंने बताया भी कि आपको कि जब भी क्यूरॉन की बात होती है तो वह क्लाउनिस कैरेक्टर है, उनको आपको ध्यान में रखना है। ड्यूक ऑफ जो बरगैंडी रहे हैं, ड्यूक ऑफ बरगैंडी जो है रिश्ता लेकर के आए थे किसके लिए, कॉर्डेलिया के लिए लेकर के आए थे। कॉर्डेलिया का उनके प्रति वो था कि उसको लेकर के आए थे। अब उसके बाद जो है एक चीज और जो समझना है कि मैंने बताया कि जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर यह मोस्ट सीनियर कोर्टियर रहे हैं। और अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के ही बेटे का नाम, एक उनका बेटा है जिसका नाम एडगर है, EDGER। यू विल कम टू नो, मैंने बताया था कि एक सब प्लॉट भी चल रहा है। और वह जो सब प्लॉट है, जो चीजें आप देखते हैं, जो चीजें आप देखते हैं कि किंग लियर और उनकी तीनों बेटियों के बीच में जैसी कहानी चल रही है, कुछ ऐसी ही कहानी किसमें चल रही है, अर्ल ऑफ जो ग्लॉस्टर है, जो सीनियर कोर्टियर है, उनके परिवार में। तो प्ले में दो तरह का, एक मेन प्लॉट है और एक सब प्लॉट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लॉट है वह क्या है, ग्रीक वर्ड माइथास को रिफर करता है। और अरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट इज व्हाट, प्लॉट इज द ट्रेजिडी ऑफ, आप कह सकते हैं प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। और उन्होंने ये भी कहा था अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें दो प्लॉट है तो उन दोनों प्लॉटों को क्या लिंक किया गया या अलग अलग। कोई भी प्लॉट होगा, चाहे शेक्सपियर की कॉमेडी में होगा चाहे शेक्सपियर की ट्रेजिडी में, इफ यू फाइंड टू प्लॉट यू विल कम टू नो दैट दे हैव बीन इंटरलिंक्ड। वे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो कहानी जुड़ जाती है आपस में। क्यों और जुड़ जाएगी, क्योंकि ये कहानी जो है जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर की है, और अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर ही वह थे जो अपोज करते हैं। जब किंग ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया तो उस चीज को अपोज करने वालों में वो पहले थे। और क्योंकि वो भी अनुभवी थे, उन्हें पता है कि कौन, और उन्होंने अपने घर की समस्या को देखा है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं और जब जिम्मेदारियां, आप कमजोर हो जाते हैं, आप डिसीजन मेकर तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे, बच्चे जो है चीजों को अपने हाथ में लेंगे। तो एक ह्यूमन नेचर है कि उनके बीच में अगर तीन बच्चे, दो बच्चे जो भी हैं, उनके बीच में उस प्रॉपर्टी को लेकर के क्या होगा, एक एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्टेप सन है और कोई आपका अपना खुद का ब्लड है, अगर इस तरह की चीजें होती है तो और भी खींचतान होता है। और उसमें परिवार के जो और मेंबर है वो रोल प्ले करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सिस्टर्स जो है दूसरी भाइयों के साथ है, दूसरी सिस्टर दूसरे भाइयों के साथ है, माँ कहीं किसी और के साथ है, और कोई और के साथ है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी किसके साथ, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर और उनके बेटों के बीच में।
जिसमें आप इस पार्टिकुलर चीज को देखेंगे कि एक तो उनका जो सन है वो आपका क्या है, एडगर, और दूसरा एल्बेनी। इस पार्टिकुलर चीज को आप देखेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कैरेक्टर है ओसवाल। ओसवाल जो है गॉनविल का पर्सनल सर्वेंट है, आप कह सकते हैं कि वह उनका सर्वेंट है गॉनविल का। तो अगर ये चीज आता है कि ओसवाल, तो ओसवाल जो है उनका सर्वेंट है। लेकिन जो सब प्लॉट है, वो सब प्लॉट किसके बीच में चल रहा है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के बीच में चल रहा है, और उनके बेटे एडगर और एल्बेनी के बीच में चल रहा है। सच अ थिंग यू फाइंड, सच अ थिंग यू गेट। Just I want to know, in my area there is unstable network. Are you getting my voice? Okay, 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 okay. ओके, एक्चुअली इज शोइंग अनस्टेबल नेटवर्क, डजेंट मैटर। सो पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, मैंने अभी जो भी बातें की है वो मैंने ड्रामा के एक हिस्से को लेकर के किया है। वह हिस्सा क्या है, कैरेक्टर को लेके हम कैसे पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं, कैरेक्टर को लेकर के हम कैसे पूरे जो नेचर है उनको कैसे समझ सकते हैं, और कैसे झमेले जो हमारी जिंदगी के हैं वह एक बादशाह के यहाँ होता है, जो हमारी जिंदगी में उलझने हैं वो कैसे एक कोर्टियर और उनके परिवार में या उनके बेटों में होता है। इफ यू सी, इफ यू फाइंड दैट, अगर कोई ये कहे कि हम मिडिल क्लास के हैं, हम लोअर क्लास के हैं, और बादशाह के घर की लाइफ अलग होगी, नो, नॉट एट ऑल। फर्क यही होता होगा कि हम 40 रुपए किलो का चावल खाते होंगे, बादशाह 400 रुपए किलो का चावल वो भी खाते हैं, सब कुछ वो भी खाते हैं। जो हमारी जरूरतें हैं वही जरूरत बादशाह की है। मेडिसिन उनको चाहिए, ऑक्सीजन उनको चाहिए, रूफ उनको चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनका डिजिग्नेशन है, उनकी मोनोपोली है, डिसीजन मेकर है, और ऑल इन ऑल है। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है, वह सच्चाई ये है कि इन द एंड ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लीव हियर। अंत में आपको सब कुछ यही छोड़ के जाना है। एंड हाउ डू यू कम एज अ हेल्पलेस क्रिएचर। जो कहा जाता है कि इंसान जो है आ, मुट्ठी बंद करके जन्म लेता है, और जब जाता है तो मुट्ठी खोल करके जाता है, मतलब सब कुछ यही छोड़ करके, एक दर्शन जो कहा गया है। ऐसे ही कुछ हम इस बादशाह को देखते हैं कि जो राजा था वह कैसे फकीर में तब्दील होता है। कुछ लोग ये कहेंगे फकीरी में वह इसलिए तब्दील हो जाता है कि उसका बैड लक था, उसका डिसीजन अच्छा नहीं था, तमाम तरह की बातें होंगी, हो सकता है उसका डिसीजन अच्छा ना रहा, ठीक है। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आता कि उसको अपना साम्राज्य देना ही पड़ता। अब ये कहा जा सकता है कि अगर वो अपना साम्राज्य कॉर्डिलिया को दिया होता तो ज्यादा बेहतर था, या अनडाउटली कॉर्डिलिया को अगर दिया होता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन वही चीज होता है कि हर बादशाह सोलोमन तो हो नहीं सकता, हर आदमी जो है क्या कहते हैं कि इतना इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकता, कोई कह दे कि आई डिडेंट कमिट मिस्टेक, या आई डिडेंट, कि कभी कोई ब्लंडर मैंने नहीं किया। अगर इंसान गलती ना करे, अगर इंसान मिस्टेक ना करे, अगर इंसान में ब्लंडर ना हो, तो फिर वो क्या होगा, या तो उसको एंजिल ही मान लिया जाए। तो मैन के लिए तो क्या कहा गया है कि कैरेक्टर हमारा ही ऐसा है कि मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट। और ये कहा ही गया कि इंसान का काम गलती करना, ईश्वर का काम माफ करना है। लेकिन गलती करने से मुराद ये कहीं नहीं था कि आप मौका परस्त होइए, कि यू हैव टू कैच द अपॉर्चुनिटी। अब कैच द अपॉर्चुनिटी का ये मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, नेचर की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप एक जो एक सिंपल सा चीज है, अगर जो दोनों बेटियां रही है, रिगॉन और रिगान के अलावा जो गॉनरिल, जो दोनों बेटियां रही हैं, उन दोनों बेटियों के पर्सपेक्टिव से आप सोचने की कोशिश करिए कि उनका अपना जो नजरिया था वो यही था कि वो बहुत लंबे समय से इस इंतजार में रही हो कि आई, या दे वांट टू गेट व्हाट दे वांट टू गेट द किंगडम ऑफ हुम, दे वांट टू गेट द किंगडम ऑफ देयर फादर। यह नेचर है। सो इन द फैमिली, इन द, you can say, among your relatives, you will find that there are such people, they are, how much they are ambitious, how much they are ambitious, and they wait कि when, कुछ लोग ऐसे होते, they also say when the father is going to die, after the death of the father I will get the opportunity, then I will take all the property, इसको नहीं देंगे, उसको नहीं करेंगे। यह एक नेचर है कि they are waiting to catch the opportunity, and now they got the chance। And what was that chance?
That chance was to give the beautiful answer which can satisfy their father. This was only the chance. This was not the chance that they made plan like Macbeth, they made plan like Lady Macbeth, and they were ready for what? To murder. No, not at all. नो कॉन्स्पिरेसी, नथिंग एट ऑल. इवन इयागो भी जो था, इयागो ने डेस्डिमोना और ओथेलो दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए हैंकरचीफ का इस्तेमाल किया, और उसी सीन से वह क्या होता है, सफल हो जाता है, सबको किनारे लगा देता है, कैसियो को किनारे लगा देता है, डेस्डिमोना का मर्डर करा देता है, ओथेलो को किनारे लगा देता है, और जब राज खुलता है तो अपनी बीवी का भी कत्ल कर देता है. इतनी बड़ी विलेन, इतना बड़ा विलेन आप नहीं देखेंगे कि ये लोग हैं, ये लोग क्योंकि उतना इनका अपना कह सकते हैं कि इनमें इतनी ताकत नहीं होगी, या वहां तक वो सोच भी नहीं सकती इतने कि देवर नॉट कॉन्स्पिरेटर्स, लेकिन देवर अपॉर्चुनिस्ट. Perhaps Shakespeare wants to tell there are different people, they have different nature, and this is your duty that you should try to recognize them. You should try to know what they are and how you can tackle them. तो एक तो अपॉर्चुनिस्ट होना, अपॉर्चुनिस्ट के साथ साथ एक इस पार्टिकुलर चीज को होना कि जैसे मैकबेथ है, तो मैकबेथ क्या है? मैकबेथ इज अ सर्पेंट अंडर द फ्लावर. ये बात कही जाती है कि बी सर्पेंट अंडर द फ्लावर. आपको क्या करना है, ऊपर से अपने आप को इनोसेंट दिखाइए, ऊपर से अपने आप को ये दिखाइए कि आप बहुत अच्छे हैं, सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन रियलिटी यही है कि आप एक सांप हैं और ऊपर से आप फूल जैसे नजर आ रहे हैं. जो बात मैकबेथ के लिए कही जाती है, जो चीज मैकबेथ ने किंग डंकन के साथ किया, वही सेम चीज जो है बेटियों ने किया. जबकि मोस्ट प्रोबेबली इट इज एक्सपेक्टेड दैट his sons and daughters will not do such a type of thing, they will not do such a type of thing, but we find. तो यहाँ पे जो 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 स्टोरी है या जो शेक्सपियर है, वो ये बताना चाहते हैं कि इन द फैमिली you are not expecting his sons and daughter can do, but even in the family your son and your daughter can be the biggest enemy. They are seeking the opportunity. After getting the opportunity, they will show their real nature. What are they and what you are expecting? आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे थे और वे क्या है. और जब जो है गॉनड्रिल को नहीं दिया जाता, गॉनड्रिल को, जो उसकी छोटी यंगेस्ट डॉटर है, सॉरी कॉर्डिलिया को जब वो चीजें नहीं दी जाती है, तब किंग को अपनी गलती का एहसास होता है. लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको अब गलती का एहसास हो रहा है, तो नाउ व्हाट आर यू? अ हेल्पलेस मैन. नाउ दिस टाइम यू कांट हेल्प एनीवन. यू हैव लॉस्ट ऑल द थिंग. You have lost all the thing. Nothing is in your hand. You are like an empty bottle that is only wrapped, but nothing is inside the bottle. एक आप इम्पटी बॉटल है जिसमें हो सकता है रैप किंग का लगा हो, लेकिन उस बॉटल में कुछ भी नहीं है. तो दीज आर द थिंग्स जो हमें समझने की कोशिश करना है कि ये पार्टिकुलर चीज कहाँ पे जा रही है और क्या चीज वो दिखाना चाहते हैं. एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. दूसरा सबसे बड़ा चीज, मैं अभी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं लाइन को, लेकिन मैं यहीं पर एक कोटेशन बोलता हूं जिसमें ये कहा गया है कि मैन इज पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी. तो मैन इज पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी, जो कोटेशन ये कहा जाता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कैरेक्टर इज डेस्टिनी या डेस्टिनी इज कैरेक्टर. Here, when we read this particular line, कि man is puppet in the hand of destiny, it means that यह एक ऐसा प्ले है जहां डेस्टिनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और जहां ये दिखाने की कोशिश की गई है कि व्हाट आर यू, इट डजेंट मैटर. अगर आपका डेस्टिनी और अगर आपका लक आपके फेवर में नहीं है, अगर वो चीज फेवर में नहीं है, तो श्योरली एंड सर्टेनली द थिंग्स विल कोलैप्स. Even a king can ultimately be a beggar.
सच अ थिंग वी फाइंड। तो एक जो वो लाइन बोली गई है वह एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा चीज जो है, पूरा का पूरा जो प्ले है वह फ्लैटरी और फॉल्स स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है, फ्लैटरी एंड फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया? बाई टू डॉटर्स, जो बड़ी बेटियां हैं, और फ्लैटरी भी उनके नेचर में रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि इफ द किंग इज गोइंग टू बी फ्लैटर्ड बाई हिज ओन डॉटर्स, तो वाई वॉज नॉट ही कॉन्सियस? वाई वॉज नॉट ही कॉन्सियस? दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू गो या विच वी हैव टू टेक। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये होता है कि एक हेल्पलेस किंग का जो मदद करने आता है वही आता है जिसको कुछ नसीब नहीं हुआ था। तो यह इंडिकेट करता है कि द पर्सन जो एक कहता था कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई लाइक या आई डोंट लाइक, जो भी स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया, उस पार्टिकुलर चीज को अगर आप नहीं मार्क कर पा रहे हैं, नहीं वो कर पाते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा आपका फ्लॉ था और उस फ्लॉ की वजह से आपका डाउनफॉल हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं कि सबको समझा जा सकता है लेकिन ह्यूमन नेचर को नहीं समझा जा सकता। ह्यूमन नेचर इतना कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई ये कहे कि आई आई लिव इन योर कंपनी एंड आई नो यू वेरी वेल, यह एक स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन यह हकीकत नहीं है। इवन यू पास टाइम विद एनी वन, अगर वह ओपन हार्ट नहीं है या वह चीजें बहुत ऐसा है, कम बोलने वाला है, बहुत वैसा है, तो जो ज्यादा बोलने वाला है वह भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो कम बोलने वाला है वह भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि ज्यादा बोलने वाले को आप क्या कहते हैं, जैसा लोग कहते हैं कि जो लोग जिनके दिल में होता है बहुत कुछ, वो फिर जुबान पर भी लाते हैं। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। देर आर सो मेनी पीपल जिनके दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। इवन यू कैन गो विद whom, यू कैन गो विद मैकबेथ। मैकबेथ के दिल में कुछ और चल रहा था, जुबान पर कुछ और चल रही है। गॉनड्रिल और साथ ही साथ जो रेगॉन है, उस पे आप देख रहे हैं कि क्या है, कैसे है। तो ये जो नेचर है, ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है, वो चीज है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लैटरी एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ये पार्टिकुलर चीज है जो हमें ध्यान में रखना है। और एक और चीज है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ कार्डिलिया। कार्डिलिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ जो लड़ाई है, कलर की लड़ाई नहीं है। इन दिस प्ले यू डोंट फाइंड रेशियल इशू। इस प्ले में हमें रेशियल इशू नहीं नजर आ रहा है। इस प्ले में हमें कम्युनल हेट्रेड फीलिंग्स नहीं नजर आ रही है। इस प्ले में कहीं से भी हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि हम जो है क्या कहते हैं कि एक ऐसी चीजों को देख रहे हैं, बल्कि इस प्ले में क्या नजर आ रहा है, तीन बेटियों का वो नेचर नजर आ रहा है जिसको बाप पढ़ नहीं पाता है। उसी की औलाद उन्हीं के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वह उनको पढ़ नहीं पाता है। तो यह शायद बताना चाहते हैं कि ह्यूमन नेचर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इफ यू क्लेम दैट यू कैन रीड, नो, नॉट एट ऑल। तो एक चीज है कि दो बेटियों में क्या है, दो बेटियां अपॉर्चुनिस्ट हैं, फ्लैटरी एंड फॉल्स स्टेटमेंट का यूज करती हैं, और कॉर्डिलिया इसलिए बर्बाद हो जाती है कि वह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि डिसीजन मेकर ही ऐसा था, तो उसकी वजह से वो चीज नहीं होता है। एक और चीज है कि जो जिस तरह से आप देखेंगे कि जो बड़ी बेटी है, जिस तरह से वह अपने फादर को एक तरह से ट्रीट करती है बाद में, और साथ ही साथ जो अर्ल ऑफ केंट है उनको जो है जिस हिसाब से वो ट्रीट करती है, सो एक 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 जो इंडिकेट करता है कि अल्टीमेटली एक यू नो इट वेरी वेल कि जो बेटी का डीएनए है वही फादर का डीएनए होगा। लेकिन ये जो डीएनए है, समटाइम्स इट सीम्स कि डीएनए तो एक है, लेकिन जो नेचर है वह इतना क्यों अलग अलग है। एक ही ब्लड, एक ही परिवार, सारा वही का कल्चर, लेकिन आखिर ऐसा कैसे उनको ब्रॉटअप किया गया। जैसे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि इसमें उनका दोष नहीं है, माता पिता ने ऐसा पालन पोषण किया होगा। नो, नॉट एट ऑल। किंग ने क्या कभी उम्मीद की होगी कि दे कैन डू दीज थिंग्स विद मी? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी चीजें आती हैं
इसके अलावा अर्लाफ केंट ने जो है क्या किया हुआ है, डिस्गाइज मतलब एक रोल उसने प्ले किया है डिस्गाइज फॉर्म में, और काफी हद तक जो है ये अपनी इस चीज को प्रूव करता है, किंग के लिए काफी हद तक वह सही सिद्ध होता है। और अगर हम देखा जाए कि पूरा का पूरा जो प्ले है वो कुछ नहीं है, एक तरह से एक किंग के डाउनफॉल की कहानी है, और उसकी एक बेटी कॉर्डेलिया के स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से उसका ट्रेजिक एंड है। और साथ ही साथ अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो पैथेटिक सिचुएशन है वह किसके साथ होती है, कॉर्डेलिया के साथ होती है। डेथ सबकी होगी, सभी मारे जाते हैं, बाद में एक कैरेक्टर बचता है, वही जो है क्या करता है, उसको इंग्लैंड को संभालता है। किसकी डेथ कैसे हुई है, क्या कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा इशू नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि उस पार्टिकुलर चीज को, सीन को, कि फर्स्ट एक्ट में ए हुआ तो उस सीन में ए हुआ, आगे ए हुआ वो वैसे हुआ, आई कॉन्ट एक्सप्लेन। कितना भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन मैं उसको एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा जो 2 घंटे की मूवी में आप कर पाएंगे। इसलिए गो दैट मूवी आल्सो एंड ट्राई टू गेट दैट थिंग। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं जो है यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि मैन इज पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी, उसको लेकर के जो बात की गई है। इसके अलावा देर आर सम अदर थिंग्स which you should try means which we have to discuss। उसमें से एक पॉइंट जो है वो एक पॉइंट है, जैसे एक चीज है मैंने बताया कि मैन इज द पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। ये जो है आपका क्या है, किंग लियर का स्टेटमेंट है, जो बहुत सिंपल सा है कि आदमी जो है किसके हाथ का, एक तरह से कठपुतली है, किसके भाग के हाथ की कठपुतली है, जो बताता है खासकर कॉर्डेलिया को एड्रेस करते हुए जब उसको एहसास होता है कि हाँ ये चीज गलत रहा है। इसके अलावा सम अदर चीजें भी हैं जहां पे हमें ध्यान में रखना है। और जहां पे एक स्टेटमेंट है कि अनहैप्पी दैट आई एम, आई कैन नॉट हैव माई हार्ट इन टू माई माउथ। दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट कॉर्डिलिया का है, जहां पे एक अनहैप्पी सिचुएशन को आप पाते हैं, वो इस चीज को बोलती है। तो हियर यू विल कम टू नो, मैंने पहले भी कहा था कि ये चीज नहीं हो सकता है कि कौन सी लाइन किस एक्ट में आई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर ये चीज देने की कोशिश की गई है कि ये पार्टिकुलर लाइन किस प्ले की है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो, ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है या ये चीज देखने की कोशिश की जाती है कि ये पार्टिकुलर लाइन किस प्ले की है, वहां पे हम जो है देखते हैं। एक और स्टेटमेंट है जिसमें है कि डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट किंग लियर जब कॉर्डेलिया इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उसका, उस सिचुएशन को उन्होंने कहा। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम। कई बार ये पूछा जा चुका है, और ये चीज काफी फिलोसफिकल लाइन है, क्योंकि एक एग्जिस्टेंशियलिज्म थियरी है, वो कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। जब आप सोचते हैं अपने बारे में तभी आपको लगता है कि आपका प्रेजेंस है। लेकिन जो कभी राजा था, जब वह रंक हो जाता है और जब वह हेल्पलेस हो जाता है, वह किसी कंडीशन में नहीं रहता, तो वह एक क्वेश्चन करता है और कहता है कि हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम। क्या कोई ऐसा है जो मुझे बता दे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये क्वेश्चन का क्या क्या ये चीजें वो इस उस तरह से करते रहेंगे जब वो एक स्ट्रांग पोजीशन में थे, डिसीजन मेकर थे, उनका आदेश पूरी दुनिया में चलता था। क्या तब इस तरह की सिचुएशन रही होगी? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन आज वो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ या मेरा अपना एग्जिस्टेंस क्या है। एक और इस तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट है, बट आई एम टेकिंग ओनली सम जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है। एक और है, टू बोथ देयर सिस्टर ऑफ आई हैव सीन ऑन माई लव, ईच जेलस ऑफ द अदर एज द स्टम। एडमंड का ये डायलॉग करें कि टू बोथ दियर सिस्टर एज आई हैव सीन ऑन माई लव, ईच जेलस ऑफ द अदर एज द स्टम। ये चीज है कि एडमंड ये कहते हैं कि मैंने देखा कि दोनों जो है, जो सिस्टर थी वो मुझको लव करती थी, लेकिन उन दोनों में जेलस था।
तो जो जेलस नेचर है कि इस चीज को मुझे प्राप्त करना है, अगर कोई चीज एक ही है और उसके दो दावेदार हैं, दोनों क्लेम करते हैं, कोई पीछे नहीं हटता है, तो नेचुरल सी बात है कि क्या होगा, प्रॉब्लम विल कम, प्रॉब्लम विल कम। इन दिस वे यू विल कम टू नो कि पूरा का पूरा प्ले या उसकी जो जो चीजें हैं वो सब चीजें हम देखते हैं। आई विल गो विद वन मोर स्टेटमेंट। आई हैव अ ड्यूटी सर, माई मास्टर इज कॉलिंग मी, आई हैव टू गो ऑन द जर्नी। अर्ल ऑफ केंट। अर्ल ऑफ केंट क्या कहते हैं कि आई हैव अ ड्यूटी सर, मेरी भी अपनी एक जिम्मेदारी है, माई मास्टर इज कॉलिंग मी, मेरे मास्टर मुझे बुला रहे हैं, एंड आई हैव टू गो ऑन द जर्नी, मुझे दूसरी यात्रा पर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सिचुएशन है, चाहे कोविड-19 पैंडेमिक हो, वी कैन अल्टीमेटली सी वंस, जिसे लोग बाहुबली कहते थे, जिसे के पास बहुत पैसा था, बहुत रसूखदार अपने आप को समझते थे, जो सोचते थे कि मेरे एक बार के कहने पे सब कुछ मुझे मुहैया हो जाएगा, ऐसे से लोगों को भी देखा गया कि कितने हेल्पलेस हो रहे हैं। दे हैव ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ उनके पास रहा है, बट सच मतलब सच अ सिचुएशन कि मैन इतना हेल्पलेस और सब कुछ छोड़ करके उनको जाना पड़ा। तो परहैप्स शायद इस तरह की चीजें या इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे रहा है, या हम ये चीज देखते हैं। दूसरा चीज ये एक है कि एक और स्टेटमेंट है जो किंग लियर का ही कहना है कि व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेस स्टेज ऑफ फूल। कहते हैं जब हम जो है जन्म लेते हैं, हम चिल्लाते हैं कि हम इस ग्रेट स्टेज पर, इस धरती पर आ गए हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। धरती पर जन्म लेना यह खुद एक अपने में मूर्खता है। हम समझते हैं कि हम बहुत ग्रेट काम के लिए आए, यह बहुत बड़ा ग्रेट चीज है, लेकिन नो नॉट एट ऑल। वट एवर द लाइफ वी हैव, कितनी तेजी के साथ वो स्लिप कर जाता है, वी डोंट नो। तो सच अ थिंग वी फाइंड, जहाँ पे इन सब चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, बताया है, काफी स्वीट प्ले है। एंड आई थिंक कि यू ऑलरेडी हैव गॉन, और आपको ये पता है कि हाँ क्या क्या चीजें उसमें है, किन किन चीजों को लेकर के बात करना है। तो आई थिंक कि द रिमेनिंग लाइन्स जो भी बचा हुआ है उसे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करिएगा कि मुझसे जो है तुरंत का तुरंत आप व्हाट्सएप पे मेरे पास शेयर करिएगा, अगर कोई और चीज डिस्कस करना होगा, क्योंकि मैं और कोई चीज ले नहीं सकता।